नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित नंदन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान सूत्रलय। तो दोस्तों, हम इसके पिछले सीरीज में पढ़े थे डच। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़े पुर्तगालियों को, पुर्तगाली को, और इसके बाद हम पढ़े डच। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अंग्रेज को। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जो अंग्रेज थे, ये इनको हम तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहली बात जो है ये है कि अंग्रेज भारत आने वाली अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में सर्वाधिक प्रभावशाली साबित हुई। और नौसैनिक दृष्टि से अंग्रेज बहुत दक्ष थे। ड्रेक नामक अंग्रेज 1580 में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी किया था। तो दोस्तों, हम इसमें देखते हैं कि अंग्रेजों को तब और श्रेष्ठ माना गया जब अंग्रेज के द्वारा स्पेन की समुद्री जो जहाज थी, जो वो अर्मेडा, उसको ध्वस्त किया गया। और ये ध्वस्त जो किया गया वो था 1588 का समय। तो हम इसमें देखते हैं कि 1588 में दोस्तों 1588 में स्पेन के द्वारा स्पेन का जो एक जहाज था जिसका नाम है अल अर्मेडा, सॉरी अर्मेडा, अर्मेडा, इसको जो एक स्पेनी जहाज था। दोस्तों, हम इसमें आगे देखें तो भारत की आर्थिक समृद्धि के विषय में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने कहा था कि भारत एक ऐसा कुआं है जहां पर दुनिया भर का सोना चांदी आकर जमा होता है और यहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं। तो इसी क्रम में हम अगली बात करें तो है 1596 में। हम बात करें कि 1596 में बेल्जियम या बेंजामिन वुड, बेंजामिन वुड 1596 में बेंजामिन वुड इसके अधीन जहाज़ों का बेड़ा पूरब की ओर रवाना हुआ। और 1599 में लंदन का एक व्यापारी जो मिंडेन जॉन मिंडेन हॉल था, वो स्थल मार्ग से भारत आया और ये भारत में 7 वर्ष तक रहा। तो दोस्तों, हम अगर अगली बात करें तो 1599 में एक समूह मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द इंडिया नाम था। और हम इसमें अगर हम बात करें तो महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की अनुमति दी। और हम आगे देखते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया। तो हम देखते हैं कि दोस्तों 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी को इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, जो एलिजाबेथ प्रथम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत से या फिर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान करती है। तो दोस्तों, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने मुगल शासक अकबर के नाम पत्र लिखा था जिससे कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिल सके। लेकिन हम जानते हैं कि दोस्तों अकबर की मृत्यु 1605 में हो चुकी थी। और अगर हम इसके बाद देखें कि अंग्रेजों का जो पहला जहाजी बेड़ा था 1608 में भारत में प्रवेश किया और विलियम हॉकिंस इस बेड़े का कप्तान था। तो हम इसमें आगे देखेंगे दोस्तों कि विलियम हॉकिंस मुगल शासक जहांगीर से आगरा में भेंट करता है और इन दोनों के बीच संवाद फारसी भाषा में होता है।
सर थॉमस रो के आगरा पर पश्चिमी क्षेत्र में कंपनी को 1613 में फैक्ट्री या कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल गई। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सूरत में पहली फैक्ट्री और मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री। तो अगर हम देखते हैं कि मसूलीपट्टनम या सूरत, अगर सूरत और मसूलीपट्टनम दोनों हैं तो सबसे पहले हम टिक करेंगे मसूलीपट्टनम को। यदि मसूलीपट्टनम नहीं है, सूरत है, तो सूरत को टिक करते हैं। तो हम इसमें आगे हम देखते हैं कि सर थॉमस रो मुगल दरबार में राजदूत नियुक्त हुआ। जब जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुमति दी तो आगरा के पुर्तगालियों ने एवं सूरत के सौदागरों ने विरोध किया, इसलिए जहांगीर ने अपना निर्णय वापस ले लिया। यही कारण है कि 29-30 नवंबर 1612 में स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन बेस्ट एवं हेनरी मिडल्टन ने पराजित किया। स्वाली सूरत के पास एक गांव था। तो हम इसमें देखते हैं कि 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दी। तो दोस्तों हम इसमें और आगे देखते हैं कि 1613 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत सर थॉमस रो भारत आया और थॉमस रो के भारत आने का उद्देश्य जो था वो था जहांगीर से व्यापारिक संधि करना था। तो दोस्तों 1619 में सर थॉमस रो के जाने से पूर्व या जाने से पहले सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर तथा भड़ौच में ब्रिटिश फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी थी। तो हम इसमें आगे देखते हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेज, ठीक है। तो 1619 में जो सम थॉमस रो के जाने से पहले 1619 में थॉमस रो को जाने से पहले यहाँ कहाँ कहाँ पे, तो सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर तथा भड़ौच, मतलब कि सूरत, आगरा, सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर और या फिर हम कहें तथा भड़ौच, यहाँ जो है अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर चुके थे, फैक्ट्री अपना डेवलप कर लिए थे। तो कौन किए थे? तो ये अंग्रेज किए थे। तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि ये इधर है बम्बई, और इधर हम आगे देखें तो ये है, हमने बताया कि बम्बई, और फिर यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ है कलकत्ता, कलकत्ता, और ये यहाँ पे जो है ये जो है मद्रास। तो दोस्तों हम इसमें देखें कि 1663 में बम्बई और 1658 में मद्रास प्राप्त होता है। तो हम इसके आगे अगली बात करें तो हम अगर अगली बात करें तो 1661 में जो इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम जो थे वो समय, जेम्स प्रथम, और पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह होता है। विवाह होता है और इनको दहेज स्वरूप, और इनको जो है दहेज स्वरूप, दहेज में बम्बई प्राप्त होता है, और इस बम्बई को 10 पाउंड सालाना राशि पर, 10 पाउंड सालाना राशि पर ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ये बात कब की है? तो ये बात है 1662 ईस्वी की।
तो दोस्तों अगर हम इसके बारे में और आगे बात करें तो 1661 में राजा से पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह संपन्न किया गया। और इसी विवाह में पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया था। और सॉरी दोस्तों, एक माइनर सा मिस्टेक है। ये मैंने जो जेम्स प्रथम का तो वो पत्र लेके आता है। ये जो राजा था वो था चार्ल्स, तो इसको हमने करेक्शन कर दिया है, इसको दिया था। और 1668 में भाड़े पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। इसी क्रम में अंगियार को बम्बई का संस्थापक कहा जाता है। तो बम्बई का संस्थापक किसे कहेंगे? बम्बई का संस्थापक जो था वो है अंगियार। तो दोस्तों हम इसी क्रम में अगर आगे हम चलें तो बम्बई की किलाबंदी का जो श्रेय है वो 1720 में चार्ल्स बून को दिया जाता है। तो बम्बई के इसको संस्थापक हो गया और इसके किले बम्बई की किलेबंदी करने का श्रेय जो है ये जाता है, तो ये जाता है चार्ल्स बून को। चार्ल्स बून, ये जो किलेबंदी की थी तो ये कब की थी? 1720 में। तो दोस्तों अगर हम इसके आगे चलें तो अगली हम बात करते हैं 1687 में पश्चिमी तट पर बम्बई अंग्रेजों की मुख्य बस्ती बन गई। और 1611 में भारत के दक्षिणी पूर्वी में मसूलीपट्टनम में अपना एक व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। और ये जो जगह थी मसूलीपट्टनम, ये गोलकुंडा राज का एक बंदरगाह था। तो दोस्तों हम अगर अगली बात करें तो 1626 में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान मिला। तो कब मिला? 1626 में गोलकुंडा के सुल्तान के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। सुनहरा फरमान मिला। तो फरमान क्या था कि गोलकुंडा के राजा कुतुब शाही, जो यहाँ का राजा था वो था कुतुब शाही। कुतुब शाही जो ये राजा था, इस फरमान से अंग्रेजों को 500 पगोड़ा बंदरगाहों से स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। मतलब कि 500 पगोड़ा 500 पगोड़ा में जो है बंदरगाहों से स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की आज्ञा मिल गई। तो हम इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि मद्रास के बारे में जानते हैं। तो 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास चंद्रगिरी के राजा से जो मद्रास प्राप्त करता है और वहाँ एक किलेबंदी या फिर कोठी या फिर हम कहें फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। और इसका नाम जो है जो रखा जाता है वो नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बनता है? तो ये 1639 फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये कहाँ है? ये मद्रास। और ये दोस्तों हम इसके आगे देखते हैं कि 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया जाता है। तो इसके अधीन कौन कौन था? 1658 में बंगाल, बिहार व उड़ीसा को जो है इसके अधीन कर देते हैं। तो दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। तो देखते हैं कि 1651 में शाह शुजा बंगाल का गवर्नर था। जो है 1600 हम ये बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में 1651 में जो है शुजा, कहें तो शाह शुजा जो था ये बंगाल का गवर्नर था। तो दोस्तों हम
इसके आगे अगर हम बात करें तो 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने एक फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चुंगी से के दबाव को मुक्त कर दिया, और इसी फरमान द्वारा औरंगजेब ने अंग्रेजों पर जजिया कर लगा दिया। तो ये बात है 1680 की, ये बात है 1680 की कि अ, औरंगजेब ने जो फरमान दिया था तो वो क्या था, चुंगी के दबाव से मुक्त किया। तो नंबर एक बात, चुंगी के दबाव से मुक्ति की, और इसी ही फरमान के द्वारा, दूसरी बात, इसी फरमान के द्वारा अंग्रेजों पर जजिया कर लाद दिया। तो दोस्तों, अगर हम अगली बात करें तो 1686 में अंग्रेजों का औरंगजेब से संघर्ष हुआ। तो ये औरंगजेब का संघर्ष हुआ 1686 में, औरंगजेब का संघर्ष हुआ। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें कि इस संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो अंग्रेजों द्वारा हुगली की किलेबंदी और हुगली को लूटना था। तो ये जो संघर्ष था इसका जो कारण था कि हुगली की जो किलेबंदी की और हुगली को लूटना था। तो दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो संघर्ष में अंग्रेज औरंगजेब से पराजित हुए और भागकर खीवर द्वीप शरण लिए। तो उसके बाद जब जाब चारनाक नामक अंग्रेज माफी मांगा, तब इनको पुनः वापस आने का मौका मिला। तो इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों पर घेरा डाला और इस संघर्ष में भी अंग्रेजों की हार हुई, और जॉन चाइल्ड नामक अंग्रेज ने 1690 में औरंगजेब से माफी मांगी थी। तो हम 1690 में जॉब चारनाग ने सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की, और 1696 में इसकी किलेबंदी कर दी गई। यह किलेबंदी शोभा सिंह के विद्रोह से उत्पन्न अव्यवस्था से संभव हुई थी, और शोभा सिंह वर्धमान में जमींदार था। तो शोभा सिंह कौन था? वो था शोभा सिंह वर्धमान के जमींदार था। और 1698 ईस्वी में जाप चारनाक ने 1200 रुपये के बदले कालीघाट, गोविंदपुर एवं सूतानाती की जमींदारी प्राप्त की, और इसी स्थान पर 1697 से 1700 के बीच अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, और यह नामकरण विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया था। और फोर्ट विलियम को अंग्रेजों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया, और चार्ल्स आयर या चार्ल्स एरे, हम कहेंगे चार्ल्स आयर या चार्ल्स एरे को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। और 1700 ईस्वी में बंगाल की फैक्ट्रियों को फोर्ट विलियम के अधीन कर दिया गया, और 1717 में उत्तर मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में 3000 रुपये के बदले कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, जिसे दस्तक कहा गया। तो दोस्तों, इसके बाद हम अगली बात करें तो फर्रुखसियर को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। हम बात करते हैं फर्रुखसियर की, तो फर्रुखसियर को एक गंभीर बीमारी होगी। इसी परिस्थिति में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक दूत मंडल फर्रुखसियर से मिला, और इस दूत मंडल में एक हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी था, और जिसने इनका इलाज किया, और ये स्वस्थ हुए। और इस दूत मंडल में एक द्विभाषिया था जिसका नाम मिलता है ख्वाजा सेहत, एवं एक सहायक स्टीफेंस भी था। और हम देखें कि फर्रुखसियर जो है स्वस्थ होने के बाद भी बहुत प्रभावित हुआ, और फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए फरमान में कुछ प्रावधान थे। तो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान थे। तो नंबर एक बात कि 3000 रुपये सालाना के बदले बिना चुंगी दिए व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया, और किराए पर कलकत्ता के आसपास जमीन लेने की अनुमति दी गई, और हैदराबाद में भी चुंगी माफ कर दी गई, और मात्र मद्रास का किराया देना अनिवार्य था। ये एक बात और थी, और इसमें एक बात और है कि सूरत की चुंगी के बदले में 10,000 रुपये वार्षिक देना था। और अंतिम बात जो थी वो मुंबई में ढाले गए सिक्के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की अनुमति दी गई। तो हम एक बात और जानते हैं इनके बारे में कि अंग्रेज तांबे एवं चांदी के सिक्के मुंबई में ढालते थे। तो दोस्तों, बस इतनी सी बात है ये अंग्रेजों के बारे में। बाकी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज को ये फरमान प्राप्त होता है, और इसी फरमान को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो दोस्तों,
हम जानते हैं कि अंग्रेज तांबे एवं चांदी के सिक्के मुंबई में डालते थे और वो जो है पूरे मुगल राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई। और पहली चीज़, बिना चुंगी दिए व्यापार करने का एकाधिकार इनको मिल गया और किराए पर कलकत्ता की जो आसपास ज़मीन थी वो उनके लेने की अनुमति मिल गई और हैदराबाद में चुंगी माफ़ कर दी गई। मद्रास का किराया देना अनिवार्य था, चुंगी के बदले 10,000 रुपये वार्षिक कर देना था ये सूरत में। और ये सारी बातें ये फर्रुखसियत से फरमान के द्वारा मिल रहा है। तो दोस्तों, हम इसके आगे का क्रम अंग्रेज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे और यहीं पर ये सेशन हम समाप्त करते हैं और आगे के सेशन में हम लोग शुरू करेंगे डेनिश कंपनी और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का आगमन और उसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अंग्रेजी सत्ता का विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हुआ, कैसे अंग्रेज़ों ने क्या नीति अपनाई और किस नीति के द्वारा वो इस भारत देश को, एक विशाल भारत देश को अपने अधिराज्य के रूप में या फिर हम कहें कि औपनिवेशिक बना लेते हैं या उपनिवेश बना लेते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हम सेशन समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।